Hello students, this is Dr. K. Vinod Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. With this video, we are going to start a new chapter. The name of that chapter is Rotational Mechanics. ये जो चैप्टर है रोटेशनल मैकेनिक्स ये बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब कंसेप्ट्स को वन बाय वन समझेंगे और उसी कंसेप्ट के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज जो ऑलरेडी किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए उनको भी हम वन बाय वन यहां पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जो लिंक होगा एक पीडीएफ फाइल की जिसमें कुछ अनसॉल्व एमसीक्यूज होंगे। ओके, तो शुरू करते हैं चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हमें देखना है रिजिड बॉडी। सबसे पहला पॉइंट जो भी डिस्कस करना है, इट इज अ रिजिड बॉडी। सो विच बॉडी इज कॉल्ड एज एन रिजिड बॉडी? हम किस बॉडी को रिजिड बॉडी कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन। वेदर दिस पेन इज अ एग्जाम्पल ऑफ द रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या है? ओके, सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज वन ऑब्जेक्ट which is made up of n number of particles. This is the one object which is made up of n number of constituent particles. Okay, so जब हम इसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, तो यहां पे अगर कोई भी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में का डिस्टेंस इस फोर्स की वजह से अगर चेंज होता है, so that is not an example of the rigid body. What is the rigid body then? After the application of external force, the distance between any two constituent particles does not change. The distance between any two particle, कोई भी दो पार्टिकल सिलेक्ट कीजिए उस बॉडी के, अगर मैं ये पार्टिकल चूज कर रहा हूं और ये पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूं, तो इन दोनों में का डिस्टेंस जो भी होगा दैट इज द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। या ये रिजिड बॉडी जब भी मोशन में होगा उस वक्त भी इन दोनों में का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। ऐसे ही डिस्टेंस कोई भी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में का ले सकते हो, लाइक दिस वन। तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इफ द इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डज नॉट चेंज, then such a body is called as an rigid body. For example, stone अगर कंसिडर करते हैं तो stone is made up of number of particles. Okay, so when we apply external force, जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वहां पे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो भी होगा वो चेंज नहीं होगा, तो उस बॉडी को हम कहेंगे रिजिड बॉडी। अब यहां पे अगर इसका एग्जांपल मैं लेता हूं, तो जब मैं यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, लाइक दिस वन, तो डेफिनेटली यहां पे दो पार्टिकल का डिस्टेंस कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। ओके, सो दिस इज नॉट अ रिजिड बॉडी, दिस इज नॉट अ रिजिड बॉडी। वैसे 100% रिजिड बॉडी कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस थोड़ा बहुत चेंज होता ही है। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिजिड बॉडी। अब हम देखते हैं ये अगर रिजिड बॉडी जब रोटेशनल मोशन करेगा तो उस वक्त सिचुएशन क्या रहेगा। सो नेक्स्ट टाइटल जो हमें स्टडी करना है, इट इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। Kinetic energy of rotating rigid body. So what is a rigid body? We already understand. अगर ऐसे एक rigid body यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, so let us consider this is a rigid body which is made up of n number of particles. कितने पार्टिकल से बना है वो? n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। दिस इज द कंटिन्यूस बॉडी, नो डाउट।
Okay, so this body is made up of n number of particles. So this one is the first particle, this one is the second particle, this one is the third particle, fourth. In this way it is made up of n number of particles. So first particle का जो भी मास है, let us imagine that it is a m1. सेकेंड पार्टिकल का जो भी मास होगा इट इज m2. थर्ड पार्टिकल का मास है m3. इन दिस वे nth पार्टिकल जो भी होगा उसका मास होगा mn. तो ये जो रिजिड बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, तो अब यहां पे अबाउट अ फिक्स लाइन मैं इस रिजिड बॉडी को रोटेट कर रहा हूं. अबाउट अ फिक्स लाइन, ओके, इस रिजिड बॉडी को मैं जस्ट रोटेट कर रहा हूं. इसको मैं क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं अबाउट अ फिक्स लाइन. तो अब क्या होगा, जो भी फर्स्ट पार्टिकल था जिसका मास था m1, ओके, दिस पार्टिकल स्टार्ट मूविंग और इसका जो भी पाथ बनेगा दैट इज नथिंग बट द सर्कुलर पाथ. जब हम उस रिजिड बॉडी को पूरा रोटेट कर रहे हैं 360 डिग्री से, तो उस वक्त उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे सभी पार्टिकल्स का पाथ जो भी होगा इट इज अ सर्कुलर, इट इज अ सर्कुलर. सो फर्स्ट पार्टिकल यहां पे जो भी पाथ बनाएगा दैट इज अ सर्कुलर लाइक दिस वन. ये जो सेकंड पार्टिकल है हैविंग द मास m2, ये भी एक सर्कुलर पाथ बनाएगा लाइक दिस वन. दिस पार्टिकल आल्सो मेक वन सर्कल व्हेन इट रोटेटेड. ओके, तो हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां पे सर्कल्स बना रहे लाइक दिस वन. ओके, सो यहां पे फर्स्ट पार्टिकल जो भी सर्कल बना रहा है उस सर्कल का सेंटर ये है. सेकंड पार्टिकल जो भी सर्कल बना रहा है उस सर्कल का सेंटर ये है. सो इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा लाइक दिस वन. अगर इसका सर्कुलर पाथ यहाँ पे बनाते हैं तो इसका सेंटर ये होगा लाइक दिस वन. ओके, तो अब यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन है, जब हम पूरे रिजिड बॉडी को रोटेट कर रहे हैं तो हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वहां पे सर्कल बना रहा है. ओके, थोड़ा इमेजिन कीजिए सिचुएशन. तो क्या हर एक सर्कल एक ही प्लेन में है क्या? क्या हर एक सर्कल एक ही प्लेन में है क्या? द आंसर इज दैट नो. यहां पे अलग अलग प्लेन्स होंगे, बहुत सारे प्लेन्स होंगे, बट ऑल प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. जितने भी सर्कल के प्लेन्स वहां पे बन रहे सभी प्लेन्स एक में को पैरेलल होंगे. सेकंड क्वेश्चन, क्या जितने भी सेंटर्स यहां पे बन रहे, ओके, जितने भी सर्कल्स यहां पे बन रहे उन सर्कल्स के सेंटर्स को अगर हम देखते हैं, क्या वो सभी सेंटर्स, अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करता हूं, एक लाइन इमेजिन कर रहा हूं, सो लाइक दिस वन, क्या उसी लाइन के ऊपर सभी सर्कल्स के सेंटर आ रहे हैं क्या? द आंसर इज दैट यस. ओके, यहां पे इस सर्कल का जो भी सेंटर बन रहा है उसका यहां पे सेंटर आ गया. इस सर्कल का जो भी सेंटर बन रहा है उसका सेंटर यहां पे बन रहा है. इसका जो भी सर्कल बन रहा है इसका सेंटर यहां पे आ गया, इसका सेंटर यहां पे आ गया, इसका सेंटर यहां पे आ गया. अगर हम देखते हैं तो सभी के सभी सेंटर्स दे आर लेइंग ऑन अ सिंगल लाइन. ओके, सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज एन एक्सिस ऑफ rotation. It is called as an axis of rotation. So what is the axis of rotation? So it is nothing but the collections of all centers which are laying on a single line. That imaginary line या उस लाइन को हम क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे जितने भी सर्कल बन रहे हैं क्या सभी सर्कल का रेडियस सेम है कि डिफरेंट है? थोड़ा सोचिए. यहां पे देखिए ये पार्टिकल का जो भी रेडियस होगा ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू दिस वन. इसका भी रेडियस डिफरेंट है, इसका भी रेडियस डिफरेंट है. तो यहां पे जो भी रेडियस बन रहे वो सभी रेडियस डिफरेंट है. ओके, जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में होगा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में होगा उसका रेडियस छोटा होगा, कम होगा. और जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर पे है उसका जो भी रेडियस बनेगा वो रेडियस सबसे ज्यादा होगा. ओके, लाइक दिस वन.
सो यहाँ पे हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी सर्कल बना रहे हैं सभी का रेडियस डिफरेंट है। तो फर्स्ट पार्टिकल का रेडियस मैं कंसिडर करता हूँ R1, सेकंड पार्टिकल का रेडियस कंसिडर करता हूँ R2, थर्ड पार्टिकल का R3। इन दिस वे जो भी nth पार्टिकल होगा उस nth पार्टिकल का जो भी रेडियस होगा दैट रेडियस इज इक्वल टू Rn। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ये हम बॉडी को रोटेट कर रहे हैं ओके तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन बना रहा है, यानी हर एक पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है, करेक्ट है। अब यहां पे मेरा क्वेश्चन है कि क्या हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा कि डिफरेंट होगा? थोड़ा सोचिए, सोच के बताइए। देखिए, अगर मैं बॉडी को रोटेट कर रहा हूं तो हर एक पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सर्कल बना रहे हैं। अब यहां पे मेरा क्वेश्चन है कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है हर एक पार्टिकल का तो हर एक पार्टिकल को एंगुलर वेलोसिटी होगा। क्या वो एंगुलर वेलोसिटी सभी के लिए सेम होगा कि डिफरेंट होगा? द आंसर इज दैट सभी के लिए एंगुलर वेलोसिटी जो भी होगा वो सेम होगा। ओके क्योंकि अगर इस पूरी बॉडी को मैं अगर 90 डिग्री से रोटेट करता हूं तो सभी पार्टिकल्स का जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना हो रहा है? 90 डिग्री, बराबर है। तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, सेम टाइम में रोटेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज नथिंग बट द ओमेगा। तो ओमेगा सभी के लिए सेम होगा क्योंकि सेम टाइम में सेम एंगल सभी का मोशन हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके सो देयरफॉर फर्स्ट पार्टिकल का जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगा दैट एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा। सेकंड पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, सो थर्ड पार्टिकल का भी ओमेगा। इन दिस वे nth पार्टिकल का भी एंगुलर वेलोसिटी कितना बनना चाहिए? ओमेगा। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा है। ओके सभी के लिए एंगुलर वेलोसिटी कैसा है? सेम है। क्या सभी पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी जब वो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो टेंजेंशियल जो भी वेलोसिटी होता है इट इज अ लीनियर वेलोसिटी, तो हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम होगा कि डिफरेंट होगा? द आंसर इज दैट जो पार्टिकल ओके एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में है उसकी जो भी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा दैट टेंजेंशियल वेलोसिटी इज लेस। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के दूर में होगा उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगा। ये हम किसके बेसिस पे कहते हैं? तो यहां पे एक इक्वेशन आता है दैट इक्वेशन इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। ओके तो यहां पे ये टेंजेंशियल है तो यहां पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल देता हूं, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू r। तो फर्स्ट पार्टिकल की रेडियस कितना है? r1, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे? r1। उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा। सभी के लिए ओमेगा सेम है, तो फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कितना होना चाहिए? v1। ओके फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी होगा v1। उसी तरह सेकंड पार्टिकल जो भी है उसका डिस्टेंस r2 है, ये चेंज है, तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी होगा v2। लीनियर वेलोसिटी थर्ड पार्टिकल को होगा v3। इन दिस वे nth पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगा इट इज अ vn। ओके तो हमने देखा कि सभी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूर पे रहेगा पार्टिकल, उसकी लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। अगर कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है तो उसके लिए v की वैल्यू कितना होगा? 0, क्योंकि r की वैल्यू कितना है? 0। क्या उस पार्टिकल के लिए ओमेगा रहेगा? द आंसर इज दैट यस, उस पार्टिकल के लिए ओमेगा रहेगा, वो वही के वही रोटेट होगा। ओके वही के वही रोटेट होगा। सो दिस आर द इंफॉर्मेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। उनका मासेस कितना है, उनका डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उनकी एंगुलर वेलोसिटी और उनकी लीनियर वेलोसिटी। ओके अब एक क्वेश्चन आता है कि ये बॉडी रोटेट हो रहा है, इस बॉडी का मोशन हो रहा है, लेकिन कौन सा मोशन है? रोटेशन मोशन। तो बॉडी को कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। अब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो भी रिजिड बॉडी है ये कितने पार्टिकल से बना है? द आंसर इज दैट n नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
ओके तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। ओके द फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, हमें पता है कि फर्स्ट पार्टिकल जो भी है उसका मास है m1, उसकी वेलोसिटी है v1, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगा इट इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल का कितना होना चाहिए, हाफ m2 v2 स्क्वायर। थर्ड पार्टिकल का हाफ m3 v3 स्क्वायर। इन दिस वे nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mn vn स्क्वायर। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल, इन दिस वे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth पार्टिकल। अब मैं क्या करूंगा, अब यहां पे हम v की जगह पे r ओमेगा लिख सकते हैं, तो v स्क्वायर अगर है तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर, ओके 1/2 m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर। इन दिस वे nth पार्टिकल होगा m 1/2 mn omega square rn square. So this is the kinetic energy of the first particle, this is the kinetic energy of the second particle, this is the kinetic energy of the nth particle. अब मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इट इज इक्वल्स टू, इन सभी का हम एडिशन करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, तो सभी टर्म में से 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकलेगा, सो 1/2 ओमेगा स्क्वायर सभी में से कॉमन निकला। ओके तो यहाँ पे क्या बचा, सो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस इन दिस वे mn rn स्क्वायर। ओके अब यहाँ पे इंस्टेंट ऑफ दिस वन, ये जो भी ब्रैकेट है इसकी जगह पे मैं समेशन लिखता हूं, हाफ ओमेगा स्क्वायर समेशन i इज इक्वल्स टू, कितने पार्टिकल्स हैं हमारे, टोटल n नंबर पार्टिकल्स है, तो i स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n, जितने पार्टिकल्स होंगे हम उतना लिखेंगे, सो i इज इक्वल्स टू 1 to n m i r i स्क्वायर। okay so this is a kinetic energy of rotating body, this is the kinetic energy of rotating body। लेकिन इस इक्वेशन में ये जो समेशन है, इस समेशन की जगह पे मैं अब एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द आई। सो आई, व्हाट इज आई, ओके सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल्स टू 1/2, इसके जगह पे मैं लिखूंगा I इंटू ओमेगा स्क्वायर, सिंस I इज इक्वल्स टू समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर। ओके सो I इज इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर। अब व्हाट इज दिस I, तो दिस I इज कॉल्ड एज एन, ये जो भी I है, सो दिस I इज कॉल्ड एज एन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, okay so moment of inertia according to definition, moment of inertia is nothing but the summation of, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विथ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज इट इज द सम ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ओके मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, किसका मास, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, किसका डिस्टेंस, उस पार्टिकल का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे, तो क्या ऐसा डिस्टेंस लेंगे क्या, द आंसर इज दैट इट इज नॉट लाइक दैट वन। सो डिस्टेंस जो भी लेंगे हम हमेशा, सो दैट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर।
ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो यहाँ पे दिस इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने अब इंट्रोड्यूस कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब तक हमने सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन इमेजिन किया था, ट्रांसलेशन मोशन को स्टडी किया था। ओके, सो जब हम रोटेशनल मोशन कंसिडर कर रहे हैं तो रोटेशनल मोशन में मास हम ट्रांसलेशन मोशन में जब यूज करते हैं तो मास की जगह पे इट इज एनालॉगस टू द आई। ओके, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन वी यूज आई। ओके, और जब ट्रांसलेशन मोशन होगा, जब ट्रांसलेशन मोशन होगा उस वक्त अगर हम m यूज करें तो m की जगह पे हम अब I यूज करेंगे। सो व्हाट इज I? I इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फिजिकल सिग्निफिकेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो फिलहाल इतना याद रखिएगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इट इज इक्वल्स टू हाफ I into omega square, where omega is the angular velocity, I is nothing but the moment of inertia. Okay, so इसका यूनिट क्या होना चाहिए I का? So I का यूनिट होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर है, तो I का यूनिट होता है जो भी SI यूनिट है, दैट SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज kg मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये आपको याद रखना है इसका यूनिट। सो थैंक यू वेरी मच।